हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड भी अब परिवार रजिस्टर योजना प्रदेश में लागू करने जा रहा है, जिसके तहत सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले परिवारों का डाटा तैयार किया जाएगा। जो परिवार अभी तक सरकारी योजनाओं से दूर हैं, उनको योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और सरकार की ओर से ये कोशिश लगातार की जाएगी। साथ ही परिवारों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले, ये भी कोशिश रहेगी। वहीं अगर कोई परिवार जो योजना का लाभ गलत तरीके से ले रहा है, उसकी जानकारी भी परिवार रजिस्टर के जरिए पता लगाया जा सकेगा। उसमें जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है, 12 परिवार रजिस्टर पहले हरियाणा सरकार ने बनाया था। फिर उसके बाद भारत सरकार से एक गाइडलाइंस आई थी कि आप जो है इसको हर स्टेट में इम्प्लीमेंट करिए। हालांकि हमारी जो प्रपोजल है वो हरियाणा सरकार ने जो बनाया था उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ कर के है। ये हरियाणा सरकार में तो केवल परिवार का जो डेटाबेस तैयार किया है, डेटाबेस तैयार करने के बाद उसको फर्दर यूटिलाइजेशन करने का कोई प्लान नहीं था। हम परिवार रजिस्टर में डेटाबेस तैयार करने के साथ साथ हमारी जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं उसकी बेटर टारगेटिंग के लिए प्लान्स बनाएंगे। क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि कुछ परिवार ऐसे होंगे जो बार बार जो है सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ले रहे होंगे और कई परिवार ऐसे होंगे जो एक बार भी नहीं लिए होंगे। ये हमारे संज्ञान में आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं। जो छूटे हुए परिवार हैं उनको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उनके साथ एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जो ये परिवार रजिस्टर का जो थीम है, जिस तरह से योजना ला रही है सरकार, इससे कितना फायदा मिलेगा आम जनमानस को? जी विशाल, देखिए, उत्तराखंड सरकार हरियाणा की तर्ज पर परिवार रजिस्टर योजना प्रदेश में लागू करने जा रही है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी चल रही है। पोर्टल सरकार की तरफ से तैयार हो चुका है और अब एक एजेंसी के साथ एमओयू भी किया जाएगा, जो एजेंसी इसको लेकर इस योजना को जल्द से जल्द जो है धरातल पर उतारने में सरकार की मदद भी करेगी और जल्द से जल्द इस योजना को धरातल पर जो है वो उतारा जाएगा। तो ऐसे में जिस तरीके से परिवार रजिस्टर योजना की अगर बात की जाए, जो मोटा मोटा इसमें निकल कर सामने आ रहा है, इसमें यह है कि परिवार का जो पूरा डेटा होगा वो गवर्नमेंट के पास होगा और सरकार इससे पता लगा सकेगी कि किस परिवार को किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किस सरकारी योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है और कौन कौन योजनाओं से वंचित हैं। और ऐसे में कहीं ऐसा भी है कि जिन्हें योजनाओं का लाभ मिलता है और उसमें कहीं डुप्लीकेसी भी आती है तो वो भी खत्म हो सकेगी। और इसके साथ साथ जो जो गलत तरीके से योजना का लाभ ले रहा है वो भी सरकार के पास एक डाटा होगा। तो यानी कि ऐसे में अगर जनता की बात की जाए तो जनता को इसमें अभी ये कहा जा रहा है कि इससे फ़ायदा होगा कि उनका पूरा डेटा जो है सरकार के पास होगा, क्या कुछ जो है उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और जो अन्य योजनाएं भी चलेगी वो भी जल्द से जल्द लोगों तक उसके जरिए जो है वो पहुँच पाएगी। इसी के साथ साथ रोजगार से लेकर या कृषि के क्षेत्र में जो भी तमाम योजनाएँ होंगी उन सभी योजनाओं का भी उन्हें पहले से ही पता चल जाएगा। जैसे ही योजना शुरू होगी तो ऐसे में वो उस योजना का लाभ उठाने के लिए जो है उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जिस तरीके से, तो ऐसे में अब इसी के साथ साथ ही जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारों का भी आंकड़ा उससे साफ तौर पर पता चल पाएगा, क्योंकि जब उसमें पोर्टल पर वो अपनी जानकारी देंगे तो उसमें तमाम इस तरीके के ऑप्शन भी होंगे कि वो किस तरह जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है। तो इस तरीके से जो है पूरा एक पोर्टल तैयार किया गया है और ऐसे में इसको लेकर परिवार का पूरा डेटा जो है सरकार के पास होगा और ऐसे में योजनाओं का जो लाभ ले रहे हैं उसका भी सरकार को पता चल पाएगा और जो योजनाओं से वंचित हैं उनके वो भी उन तक जो योजनाएं आएंगी उन्हें लोगों तक पहुंचाने में जो है इस पोर्टल के माध्यम से मदद होगी। अरुण, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाएगा, उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग कर रही है राज्य सरकार की? कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, दूर दराज के जो गाँव हैं वहाँ तक पहुँचा जाए? जी सर, बिल्कुल, देखिए, सरकार जिस तरीके से जो पोर्टल तैयार किया है और ऐसे में परिवार रजिस्टर योजना को धरातल पर भी लाया जाएगा। अगले बजट सत्र से तक भी जो है इसमें तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और ऐसे में ये भी जो एजेंसी के साथ सरकार एमओयू भी करेगी और उस एजेंसी का काम यही होगा कि जल्द से जल्द इस योजना को धरातल पर किस तरीके से उतारा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस योजना को जल्द से जल्द कैसे पहुँचाया जाए ताकि सभी लोग जो है इस योजना का लाभ ले सके। तो उस एजेंसी के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और एजेंसी के माध्यम से ही जो है इस योजना को धरातल पर उतारने का काम सरकार के द्वारा जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज शाम हरियाणा में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 5 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। आखिरी दिन कई दिग्गज मैदान में हैं और
इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि 2 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो हरियाणा में इलेक्शन है, जिसके लिए आज मतदान का जो प्रचार प्रसार है मतदान के लिए वो लगातार किया जा रहा है। आखिरी दिन पार्टियों के कई दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। इस दौरान ये आंकड़ा भी सामने आया है कि 2 करोड़ से ज़्यादा मतदाता जो हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो हरियाणा में आज प्रसार थम जाएगा और 5 अक्टूबर को सभी 90 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन होंगे। 8 अक्टूबर को रिजल्ट भी सामने आएगा। तो आज आखिरी दिन कई पार्टियों ने अपने नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी हैं और प्रचार प्रसार में भी बड़े नेता जुटे हुए हैं। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरह से हरियाणा में इलेक्शन का दौर भी है, क्या माना जाए कि किस तरह की तैयारियां भी हैं पार्टियों की, और आज जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि तमाम दिग्गजों को मैदान में उतार दिया गया है आज। योगेश, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, आवाज मिली। योगेश, क्या माने जिस तरह से तमाम पार्टी ने अपने नेताओं को चुनाव प्रचार में झोंक दिया है, तो क्या माने किस तरह का माहौल भी बनता बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है इन दिनों? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए, आज जो है हरियाणा का चुनाव का जो है प्रचार का आखिरी दिन है और शाम 6 बजे जो है चुनाव का प्रचार जो है समापन हो जाएगा। जो दौर था लगातार कई दिनों से जो है प्रचार किया जा रहा था कई पार्टियों द्वारा, वो आज शाम को रुक जाएगा। उसके बाद जो डोर टू डोर जो है कैंपेन है वो लोगों का देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह देखा जाए कि वहाँ पर भाजपा की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, इन्होंने और बसपा के गठबंधन की बात की जाए, जैसे भाजपा की गठबंधन की बात की जाए, या जो अन्य पार्टियां हैं उनकी बात की जाए, वो लगातार जो है कैंपेन करते नजर आ रहे थे और लोगों को साधने का प्रयास किया जा रहा था। तरह तरह के चुनावी वादे जो है जनता के बीच करते नजर आ रहे थे। तो ऐसे में जो है आज जो है शाम को 6 बजे जो है प्रचार रुक जाएगा और 5 तारीख में जिस तरह से मतदान होना है, तो वहां पर 2 करोड़ से अधिक जो मतदाता है वो जो है हरियाणा की जो तमाम जो पार्टियां चुनाव मैदान में है उनका भविष्य तय करेंगी और जो है 5 तारीख में मतदान होगा और फिर 8 तारीख में मतगणना होगी। तो ऐसे में जो है लगातार जो पार्टियां हैं वो लोगों के बीच कैंपेन कर रही थी। लगातार जो यूपी सीएम है उनकी बात करें तो वो भी वहां पर जो है प्रचार कर रहे थे, अमित शाह प्रचार कर रहे थे, अन्य पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता थे वो लगातार जो है रोड शो के माध्यम की बात की जाए, चाहे जन जागरूक देने की बात की जाए, तो उनके तमाम जो वहाँ पर लोग थे, जो तमाम जो बड़े नेता थे, वो सब जो है वहाँ पर कैंपेन कर रहे थे और ये ताकत छोटी हुई कि पूरी हरियाणा चुनाव में किस तरीके से जो है हरियाणा चुनाव में जो है इस बार जो है परिवर्तन हो या इस बार जो है हमारी पार्टी की जो है सीटें आए, तो उसको लेकर के लगातार जो है प्रयास किया जा रहा था। तो लेकिन आज प्रचार हो जाएगा, तो ऐसे में जो है अब जो है डोर टू डोर कैंपेन होगा। लेकिन बड़े बड़ा दिलचस्प हरियाणा चुनाव है क्योंकि इस बार जो है तमाम जो लोग हैं उनका रुख जो है बदलता हुआ नजर आ रहा था। बीच में कई बार हमने देखने को मौका मिला कि लोगों पर जो है कई जगह पर भाजपा के पक्ष में लोग जो है बोलते नजर आए, तो कहीं पर जो है इनेलो और बसपा के लिए बोलते आए, तो कहीं वहीं पर कांग्रेस के लिए भी अपनी बात उठते आए। तो कहीं ना कहीं दिलचस्प चुनाव है, त्रिकोणीय मुकाबला जो हरियाणा माना जा रहा है जनता के बीच। अगर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यहाँ पर यही बताया कि त्रिकोणीय मुकाबला है। ये कहना स्पष्ट नहीं होगा, कहा जा सकता कि किसकी पार्टी की इस बार जो है सरकार बनेगी, लेकिन ये है कि दिलचस्प वोट पर इस बार चुनाव है और अब देखना होगा कि आखिरकार 8 तारीख को क्या होगा। योगेश, मुद्दों की बात की जाए तो किस पार्टी के कौन से मुद्दे भी हैं, कौन से हाल फिलहाल में हावी मुद्दे चल रहे हैं जो हरियाणा के चुनाव के लिहाज से काफी अहम भी है? देखिए, हरियाणा में जिस तरह से देखा जाए कि भाजपा के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि जिस तरह से उन्होंने 10 साल के विकास कार्य किए, तो उन विकास कार्यों को लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे थे और यही कारण था कि चाहे फिर अमित शाह की रैली रही हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रही हो, या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 12 रैलियां की हो, उन सभी में जो है कहीं ना कहीं विकास के जो मुद्दे उन्होंने किए हैं। देखिए, योगी जब वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने जो है यूपी में किए गए विकास के बारे में बताया, तो वही हरियाणा में जो है कांग्रेस को टारगेट करते हुए जनता को अपने पक्ष में वोट करने के लिए साधने का प्रयास किया कि आखिरकार 10 साल पहले किस तरह का माहौल रहा करता था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के कई आरोप जो है कांग्रेस पर लगाए और साधने का प्रयास किया। वहीं जो है कांग्रेस ने जो है अग्निवीर को लेकर के जो है निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने जो है भाजपा को टारगेट करने की कोशिश की। तो यानी कि एक दूसरे को जो है टारगेट करने की कोशिश की। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 40% जो मतदाता है वो युवा है
ऐसे में तमाम जो पार्टियां थी उनका रुख जो है वो 40% मतदाताओं को ज्यादातर अपनी तरफ जो है कोशिश की गई कि उनको जो है अपनी तरफ किसी न किसी तरह से साधने का प्रयास किया जाए, क्योंकि 40% मतदाता है और अगर वो किसी भी पार्टी की तरफ रुख करते हैं तो निश्चित तौर पर जो एक बड़ी जीत का कारण बनते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको साधने का प्रयास जो है वो हर पार्टी ने किया और यही कारण था कि तमाम जो पार्टियां थी वो जो है युवाओं को पर फोकस करती हुई नजर आई, चाहे वो फिर अग्निवीर की बात की जाए, चाहे नौकरी को लेकर बात की जाए, रोजगार को लेकर भी, चाहे व्यापार को लेकर बात की जाए, या आने तो तमाम योजनाएं जो है सरकार ने चलाई है उनको लेकर की जाए। यानी कि तमाम जो पार्टियां थी वो आने वाले कल में उनके लिए क्या करेंगी और जो सत्ता पार्टी है उसने 10 साल में क्या किया इसको लेकर के। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रायबरेली के जगतपुर कस्बे के मुख्य चौराहे में एनएचएआई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हाईवे की सड़कों में पानी निकलने का रास्ता न देने से सड़क पूरी तरह पानी के आगोश में है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि यह रास्ता प्रतापगढ़ और कानपुर जिले को जोड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो कई बार हाईवे के अधिकारियों को शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी किसी ने नहीं सुनी है। एनएचएआई द्वारा आरएनसी कंपनी को काम दिया गया था बाईपास, जगतपुर बाईपास बनाने का। तो कूड़ गांव से तालाब से शुरू हुआ नाला ओम नगर टांगन होते हुए जो यहाँ दलमऊ रोड बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने क्रॉस करता है, इस नाले को इन्होंने 600 मीटर ब्लॉक कर दिया। नाले के ऊपर इन्होंने सड़क बना दी। अब इसकी वजह से पीछे कूड़, टांगन, बैरीहार, चिचौली, जगतपुर ग्राम पंचायत के पीछे जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से 3 किलोमीटर दूर तक पूरा जल भराव है। और आप देख रहे हो ये मेन रोड है, जगतपुर को डलमऊ से कनेक्ट करता है। इसी रोड पे ब्लॉक है, इसी रोड पे रेलवे स्टेशन है और इसी रोड पे बैंकें हैं। और आप स्थिति देख लीजिए, इसमें वो देखो, आप बच्ची देखिए गिरी पड़ी है। ये पोजीशन है, इन पोजीशन में ये पोजीशन लगातार है। और संवाददाता लक्ष्मी शंकर सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी, जिस तरह से ये मामले भी देखने में आ रहे हैं कि सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि लोगों को निजात मिल सके? जी सर, मैं विशाल सर, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ लगातार सड़क दुरुस्त करने का आदेश करते रहते हैं कि समयानुसार सड़क को बरसात के पहले दुरुस्त कर लिया जाए। लेकिन अगर बात की जाए रायबरेली जो जिला प्रशासन है वो पूर्व कुंभकर्णी में सो रहा, क्योंकि आप तस्वीर विशाल से थोड़ा तस्वीरें दिखा दीजिए दर्शकों को, एचएनएन न्यूज के चैनल के माध्यम से दिखा दीजिए किस तरह यहाँ पर जो आम जनता है और छात्र छात्राएं हैं किस तरह बरसात के पानी से गंदगी से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन की लापरवाही सामने जरूर निकल कर आ रही। इतना ही नहीं, जो जगतपुर के जिला पंचायत सदस्य राकेश सिंह राणा एक सप्ताह पूर्व पहले धरना प्रदर्शन भी किया था। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन के कानों में रुई ठोंस रखा था, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल जागने काम नहीं किया था। क्योंकि तस्वीरें भी साफ तरफ बयां कर रहे हैं किस तरह रायबरेली में जो जिला प्रशासन है किस तरह योगी सरकार के आदेशों को पलीता लगाते हुए नजर आ रहा है। विशाल का थोड़ा तस्वीरें और दिखा दीजिए कि वही तस्वीर में एक स्कूली जो छात्रा है वो पूर्ण रूप से रोड पे गिर जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए जो रायबरेली का जिला प्रशासन कुंभकर्णी हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो एनएचएआई जो कंपनी है उन्होंने आरएनसी कंपनी को काम दे रखा है। उन्होंने 600 ज्योतिपुर नाला को पाट दिया है। नाला पाटने की वजह से आम जनता को समस्या हो रही है, क्योंकि जल भराव हो गया है। कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। विशाल सर, तो ऐसे में क्या माने कि कब तक इस क्षेत्र का विकास कार्य किया जाएगा, या क्या माने कब तक इस जल को साफ कर दिया जाएगा, ताकि जो लोग आवाजाही कर रहे हैं उनको, क्योंकि काफी परेशानियां भी हो रही हैं, वो कब तक इसके पानी से निजात पा पाएंगे? विशाल से मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, अब एचएनएन को न्यूज पर खबर चलने के बाद मैं वादा करता हूं मैं जिला प्रशासन जो कुंभकर्णी नींद में सो रहा जरूर जागेगा, और जो एनएचएआई विभाग है वो कंपनी वो भी जागेगा। जो कंपनी को आरएनसी कंपनी को काम दे रखा, अब वो भी एचएनएन न्यूज चैनल पर खबर चलने के बाद अवश्य जागेगा, क्योंकि एचएनएन न्यूज चैनल अब उनको जगाने का काम करेगा। और जो रायबरेली के डीएम हर्षिता माथुर जी है उनको भी जगाने का एचएनएन न्यूज चैनल करेगा, क्योंकि जो ये रास्ता है वहां पर बैंक है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, और वो जगतपुर से डलमऊ जाने के लिए मार्ग भी है, और वहां पर लोगों को समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही है।
क्योंकि विशाल सर तस्वीरें में आप दर्शकों को दिखा दीजिए किस तरह लोगों को समस्या हो रही है, क्योंकि जो एनएचआई कंपनी था उनकी भी लापरवाही। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए जो जिला पंचायत जगतपुर के राकेश सिंह राणा, उन्होंने उप जिलाधिकारी महोदय को शिकायत किया था, लेकिन उन्होंने भी एनएचआई कंपनी को शिकायत नहीं किया था, बावजूद भी एनएचआई कंपनी ने वो भी ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए जो उप जिलाधिकारी वो भी ध्यान दे रहे हैं, जो आम जनता है, जो नेता लोग है वो भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो एनएचआई एक विभाग के कंपनी वो भी जो आरएनसी कंपनी दे रखे वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। विशाल सर जी बिल्कुल लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बरेली के सिरोली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में बुधवार को अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में अब तक 6 लोगों की जान चली गई है। मामले में एसएसपी बरेली ने लापरवाही बरतने वाले इंस्पेक्टर सिरोली को भी लाइन हाजिर कर दिया है, जबकि कस्बा इंचार्ज, हल्का इंचार्ज, बीट कांस्टेबल और मुख्य आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है। इसी के चलते एसएसपी अनुराग आर्य ने प्रयागराज सिंह को सिरोली का एसएचओ भी बना दिया है और सीओ मीरगंज के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं इस खबर को एचएनएन ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए सीएफओ बरेली ने अपनी टीम के साथ पटाखा फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान नवाबगंज सीओ थाना, हाफिजगंज क्राइम इंस्पेक्टर समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। देखिए यहाँ पर जो आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे फूलजड़ी और मेहताब जो है और अनार जो है, ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम है इनका जो है। तो ये इसके आज हम और सीओ साहब और जो थाना पुलिस है मतलब उसके साथ मतलब ये चेकिंग की जा रही है। तो इनको जो है मतलब इमरजेंसी के टाइम में क्या करना है ये सब बता दिया गया है, और जो भी हमने नोटिंग किया है वो इसके बारे में मतलब जो है उच्च अधिकारियों को अवगत करा देंगे, जो रिपोर्ट मतलब देंगे। तो अभी जो भी रिपोर्ट होगी वो दे देंगे। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में एसएसपी ने संज्ञान भी ले लिया है और इस मामले में 2 बच्चों के लापता होने की भी बात सामने आई है। एसएसपी ने लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की है। इंस्पेक्टर सिरोली को लाइन हाजिर इस दौरान कर दिया गया था। और संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, अभी इस मामले में क्या कुछ अपडेट आ रहा है? किस तरह से बड़ी कार्रवाई भी की गई है जिन्होंने लापरवाही बरती, और अभी आसपास के जो लोग हैं उनका क्या कहना है? देखिए रवि, मैं आपको बता दूं, ये बड़ी अपडेट ये आ रही है कि एचएनएन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जब तक ये खबर टीवी स्क्रीन पर चली है, उसके बाद से ही लगातार पीएफओ और स्थानीय पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मैं आपको बता दूं, बरेली में जिनकी जो लाइसेंसी दुकानें हैं पटाखे की, वो केवल 4 हैं, और चारों दुकानों पर आज पीएफओ की टीम और बरेली पुलिस की टीम वहां पहुंची है, और उन पर जहाँ कुछ लगता है कि कुछ न कहीं कमी है, उन पर कार्रवाई हो रही है। तो मैं बता दूं, जो मामला सिरोली में हुआ है, उनमें 7 लोगों के खिलाफ नामजद कार्रवाई हुई है। फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस उनको लगातार ढूंढ रही है। रवि, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कितने लोगों की जान चली गई और अभी किस तरह से इलाज भी अभी जारी है? देखिए अभी मैं आपको बता दूं, तक 6 लोगों की तो मौत हो चुकी है। इसमें 4 महिलाएं हैं, 2 बच्चे। एक जो महिला थी जिसको यहाँ से लखनऊ भेज दिया गया था, लखनऊ रेफर किया गया था। अब आज सूचना मिली है कि लखनऊ में उस महिला की भी मौत हो गई है। अब 2 बच्चों की मौत है, टोटल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। और अभी मैं आपको बता दूं, बरेली जिला अस्पताल में भी 4 लोग जो भर्ती हैं, एडमिट है, उनमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जी तो अभी एसएसपी जिस तरह से लगातार कार्रवाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं, अभी किसको जिम्मेदारी भी सौंपी है? किस तरह की जांच अभी आगे की जा रही है? देखिए अभी मैं आपको बता दूं, इसमें बरेली कप्तान साहब बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और बरेली कप्तान आज टोटल 5 पुलिसकर्मियों को भी, एक इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया है, तो सिपाही को तो सस्पेंड किया गया, तो एसआई दरोगाओं को भी सस्पेंड किया गया रवि। और लगातार उन्होंने ये भी कहा है
जिन लोगों पर पहले कार्रवाई हुई है पटाखा फैक्ट्री के जो मालिक है उनकी भी जांच चल रही है। क्या अब वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं तो कहाँ कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से उनका पटाखे का कारखाना चल रहा है तो किन मानकों में चल रहा है और नहीं चल रहा है तो उन लोग उनसे पूछताछ की जा रही है। रवि, बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।